चाहे तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट होगी, मैं चाहूंगी एक एक राउंड मतलब एक एक रिएक्शन आप सभी का हो। तो कर्नल पठानिया जी, सबसे पहले आप अपनी बात जो इनकम्प्लीट रह गई थी उसको जल्दी से पूरा कर लें। और पॉलिटिशियन और लीडर से देश बहुत बड़ा है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल से, और इस समय हमारे ऊपर काफी एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट दोनों चल रहा है। तो जब भी आप वोट करते हैं तो काइंडली चूज दैट पार्टी। आपने अभी देखा बांग्लादेश में क्या हुआ है, श्रीलंका में क्या हुआ था, हाँ। पाकिस्तान में क्या हो रहा था, यूक्रेन में क्या हो रहा है। तो वी हैव टू बी ready to face any kind of a threat which बिल्कुल। is imposed on us. So स्मार्टली my अपने कैंडिडेट जो आपका मनपसंदीदा कैंडिडेट है उस पर भरोसा दिखाना है, उसके नाम के आगे बटन दबाना है, लेकिन उसके लिए घर से निकलना भी है। तो जहां से वोटिंग की कम परसेंटेज की खबरें सामने आ रही हैं वहां स्पेशली हम कहेंगे कि आप घरों से निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा ना हो कि फिर आप कहें कि शायद काश कि मैं वोट डाल देता। मैं रमेश रैना जी का रुख कर लेती हूँ, चूंकि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी हूँ और बहुत देर से रिएक्ट भी करना चाह रहे थे, और माफी के साथ भी आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी। जो अभी आज वोटिंग की शुरुआत हो गई है, इंतजार तो लंबे वक्त से किया है लोगों ने, और अब इस अधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल भी हो रहा है। मुद्दे क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये जो इलेक्शन है इसमें 3 अहम मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो रीजनल पार्टीज है वो इस इशू पे फाइट कर रहे हैं कि टू गेट आवर डिग्निटी बैक, जो हमसे छीना गया हमें वापस दे दीजिए। और दूसरा रीजनल वर्सेस नेशनल इशू। और तीसरा जो बहुत अहम है, देयर इज अ कलेक्टिव डिजायर टू प्रिवेंट बीजेपी फ्रॉम गेनिंग पावर। ये जो है इन 3 चीजों को लेके ये एक हाई स्टेक्स बैटल बन गया है। और इस हाई स्टेक्स बैटल में एक इंटेंस पॉलिटिकल राइवलरी हो रही है, और इस इंटेंस पॉलिटिकल राइवलरी के चलते हुए एक पॉलिटिकल लैंडस्केप शेप हो रहा है। ये बात आप मान के चलिए, जम्मू में इस वक्त 8 असेंबली स्टेट्स का इलेक्शन हो रहा है और कश्मीर में 16 असेंबली का इलेक्शन हो रहा है। तो ऐसे में इस सब सिचुएशन में जो हमारे 219 कैंडिडेट इस वक्त फ्रेम में है, उसमें 90 कैंडिडेट्स जो इंडिपेंडेंट्स है। तो इसका मतलब है 42% जो कैंडिडेट्स है वो इंडिपेंडेंट्स है। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो की बन रहे, वो एक बहुत अहम हिस्सा बनेगा इस इलेक्शन का। क्योंकि इस इलेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई है। जैसे अवामी इतिहाद पार्टी लेड बाय इंजीनियर अब्दुल रशीद, और जो जमात इस्लामी बैक्ड कैंडिडेट्स और सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये तीनों पार्टियां इकट्ठे आपने उसी बात का जिक्र कर दिया जिसका अभी अनुमा आचार्य जी कर रही थी कि बीजेपी ने सभी सीटों पर कैंडिडेट्स नहीं उतारे और इनके साथ मिलकर बीजेपी सरकार बना सकती है। परिसीमन का फायदा होगा क्या, और अगर होगा तो किसे मिलेगा? रमेश जी, मुझे बोलने दीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ इस बात पे, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। बस मैं ये पूछना चाह रही थी परिसीमन का फायदा होगा क्या, और अगर होगा तो किसको? मैं यही बता रहा हूँ, तो इसका जो ये 42% कैंडिडेट्स है जिनका जमात इस्लामी बैक्ड है, इंजीनियर रशीद बैक्ड है, तो एक आज़ादी का सेंटिमेंट कैरी कर रहे हैं। और ये जो आज़ादी का सेंटिमेंट है, इस आज़ादी को सेंटिमेंट में कम से कम 35 साल जो जिस वक्त काउंटर इंसर्जेंसी चली वहां पर इसको क्रश करने के लिए, और इसको देखते हुए जो इसको मोमेंटम दे रहा है, जो इसको गति दे रहा है, जो कॉमनैलिटी इन पॉलिटिकल पार्टीज है। फॉर एग्जांपल आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र देख लीजिए, 3 अहम मुद्दे आपके सामने आएंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र बता रहा है कि भाई 2000 में जो जे.एंड.के असेंबली में रेजोल्यूशन पास हो गया, हम चाहते हैं कि इस बार एग्जीक्यूट करेंगे। जो 2000 में जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली में रेजोल्यूशन पास हो गया था, वो क्या था? प्री 1953 सिचुएशन। जो प्री 1953 सिचुएशन मींस ग्रेटर ऑटोनॉमी। ग्रेटर ऑटोनॉमी का मतलब है प्री 1953 पोजीशन। मैं उस पे नहीं जाऊंगा, वो हम सबको पता है प्री 1953 पोजीशन थी। और नंबर 2, वो बताते हैं कि जो हम रिवाइवल ऑफ आर्टिकल 370 करेंगे, 35A करेंगे। अगर ऐसी बात है, वो तो पार्लियामेंट को करना है। तो क्या जो पार्लियामेंट ने एक बार पास किया और जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई, ये कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो बाकी पीडीपी वगैरह पार्टीज है जिनमें भी कॉमनैलिटी ऑफ मैनिफेस्टोज है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आप हमें वोट दे दीजिए, हम आपको रेस्टोर करेंगे आर्टिकल 370, हम आपको ग्रेटर ऑटोनॉमी की ओर ले जाएंगे। ठीक है। तो ये जो ये चीजें हैं, ये जो ये सेंटिमेंट जो ये कैरी हो रहा है,
इस सेंटिमेंट से काफी चीजें जो है, और दूसरी बात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े क्लियर तरीके में बोली है अपने घोषणा पत्र में, वो बताते हैं कि शंकराचार्य का नाम हम कोहिमारान रखेंगे और तख्ता सुलेमान रखेंगे और हारी पर्वत का नाम कोहिमारान। लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा ना रमेश जी, सब अपने अपने दावों के साथ जनता के बीच में है, किस पर करेंगे आम लोग भरोसा और किसके नाम के आगे बटन दबेगा। 219 कैंडिडेट्स हैं, बड़ा मुश्किल भी रहता है ऐसे में अपने मनपसंदीदा कैंडिडेट को वोट करना और उसे जिताना। मेरे साथ में महिमा कटारिया मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर हैं और पुलवामा में मौजूद हैं। मैं उसके बाद में विजय जी से पूछूंगी कि 90 की 90 सीटों पर आपने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा। लेकिन महिमा, पुलवामा में अभी वोटर्स में उत्साह कैसा, अभी तक की वोटिंग क्या कहती है? रचना, देखिए इस समय हम पंपोर में मौजूद हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, हालांकि वोटिंग जो बूथ है उसके बाहर हम लोग मौजूद हैं, जो वोटिंग पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर अभी फिलहाल जो लोग हैं वो नहीं हैं, लेकिन सुबह से लगातार हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ लोग जो वोट दे के आएंगे उसके बाद हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप वोट दे के आए हैं, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूँगी। कैसा लग रहा है, एक तो 1 दशक बाद जब अब ये वोटिंग राइट आप प्रैक्टिस करके आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? यहाँ पर हालात खराब था, इसी वजह से डाला वोट यहाँ पर। तो अभी खुशी हो रही है, 1 दशक के बाद, इतने टाइम बाद आपने आज वोट डाला है? हाँ, बहुत खुशी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं अपने वोटिंग राइट का जो महिमा, एक बार exercise देखिए है, पीछे वो कोई करते महिला नजर आ है रहे क्या हैं। शायद? लेकिन सबसे अहम बात हो जाती है कि पंपोर क्यों कुछ खास है। वो अभी जो महिला थी रचना, देखिए वो अभी वोट कास्ट करने के लिए अंदर गई हैं। अच्छा। जब तक वो वोट कास्ट करके बाहर नहीं आ जाती थोड़ा मुश्किल होगा उनसे बात करना। लेकिन हाँ, कुछ महिलाएं अगर बाहर आएंगी तो हम बात करेंगे, लेकिन कुछ खासियत जान लेती है। जब हम पंपोर की बात करते हैं तो इस समय हम पंपोर में मौजूद है, केसर का शहर कहा जाता है। अब क्या है अगर हम यहाँ पर पॉलिटिकली देखते हैं कि आखिर क्या क्या यहाँ पर समझने को है, क्योंकि पंपोर की जो राजनीति होती है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है पुलवामा को। और 14 उम्मीदवारों की कांटे की टक्कर, यानी 14 उम्मीदवार अपना फेट जो है वो इस बार डिसाइड करते नजर आएंगे। अब किस किस की कांटे की टक्कर है? एनसी की कांटे की टक्कर है, पीडीपी की कांटे की टक्कर है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। हालांकि रचना, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ पे जरूर उतारा था, लेकिन जो कैंडिडेट विजयी रहा था वो पीडीपी का कैंडिडेट रहा था। लेकिन इस बार लगातार जब हम सुबह से लोगों से बात करते नजर आए थे तो उन्होंने रोजगार का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा बताया था। लेकिन जब हम पंपोर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 में टक्कर है, या कहें साफ साफ एनसी और पीडीपी में अगर हम टक्कर की बात करते हैं, तो जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं या कैंडिडेट हैं या उम्मीदवार हैं, वो लगातार या तो स्थानीय राजनीति करते नजर आते हैं कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा जो बात है वो करते आते हैं। क्योंकि ये केसर का शहर माना जाता है तो केसर को लेकर भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलता है। तो पंपोर की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटिकली मैं क्या कहूँ कि आपके पास नेटवर्क इशू भी बिल्कुल नहीं है, नेटवर्क भी बड़ा अच्छा है, आपकी तस्वीर बड़ी अच्छी है, आप